तो आज का जो हमारा सेशन है कि कैसे पढ़ें आयुर्वेद। तो सबसे पहले मैं केवल पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, व्यवहारिक बातें भी करूँगा कि जीवन में किस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो, किस तरह का हमारा व्यवहार हो, किस तरह की हमारी व्यवहार कुशलता हो, जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकें, अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर सकें। अगर दुनिया में कम से कम भारत में सबसे बड़े अगर प्रेरणा स्रोत की बात हो तो अगर सबसे पहला नाम अगर लिया जाएगा तो पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी का नाम आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ी कोई प्रेरणा इस देश में अभी तक हुई है। कम से कम एक शिक्षक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में वो हम सभी के आदर्श हैं। उनकी एक कविता है जिसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों से साझा करूंगा कि आकाश हमेशा नीला हो, ईश्वर का ऐसा कोई वादा नहीं है। राह में हमेशा फूल बिछे हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुख के बिना खुशी हो और पीड़ा के बिना शांति हो, ईश्वर ने ऐसा वादा कब किया है। लेकिन लक्ष्य के लिए शक्ति और रास्ते के लिए प्रकाश हमेशा है, ईश्वर ने इससे इनकार कब किया है। इस कविता को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, सफलता, विफलता, असफलता, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन के अभिन्न और अनिवार्य अंग हैं। इसलिए कभी हमसे इनसे घबराना नहीं है, पछताना नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक आयुर्वेद स्कॉलर रहा हूँ और आज भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही देखता हूँ। तो हमें पता है कि हम सभी जब इस कैरियर में आते हैं तो गिनती के लोग हों तो मैं नहीं कहता, लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस कैरियर में आता है वो इस भाव से आता है कि हमें जो पहला करियर ऑप्शन था वो नहीं मिला, इसलिए हम दूसरे करियर ऑप्शन में के रूप में इसमें आ रहे हैं। फिर एक बात है कि हम आज क्या हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि कल हमने क्या किया था, और कल हम क्या होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। ये सेल्फ असेसमेंट का इतना अच्छा सूत्र है, इतना अच्छा फार्मूला है, लागू करें तो 24 घंटे हमारा असेसमेंट होता रहेगा। और एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही कि अब आप इस कैरियर में आ चुके हैं, अब आपने बीएमएस का आयुर्वेद का फील्ड चूज कर लिया है, तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब एकमात्र ऑप्शन है आयुर्वेद, और आपको इसी में बढ़िया करना है। लोग बढ़िया कर रहे हैं और उनको आदर्श मानते हुए, उनको माइलस्टोन समझते हुए हमें आगे चलना है। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आरामदेह काम करने के बजाय आवश्यक काम करें, कंफर्टेबल काम नहीं करना, नेसेसरी जो काम है, इम्पॉर्टेंट जो काम है उसको करना है। और एक चीज़ और, मैं अपने ग्रेजुएट जो अंडर ग्रेजुएट छात्राएँ हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं या जो मुझे बाद में देखेंगे, उनसे मैं कहना चाहूँगा, कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि आप कैसे पता करेंगे कि आप सही हैं या आप गलत हैं, तो एक ही फार्मूला मैंने सीखा अपने जीवन में जो आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे कि जीवन में आप सही हैं या गलत, इस बात का निर्धारण ऐसे कर सकते हैं कि क्या ये बात अगर मैं अपने पापा को बता सकता हूँ क्या, मम्मी से बता सकता हूँ क्या। मतलब मेरा कहना ये है कि वो कोई भी बात जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, अगर आपका मन कहता है बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ, पापा को बता सकता हूँ, मम्मी को बता सकता हूँ, तो आप सही हैं। अगर आपके मन में एक बार भी आता है नहीं ये मैं पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता, उनको तो बता ही नहीं सकता कि कल हमने स्मोकिंग की थी, कि कल हमने ये किया था, कल हमने सिग्नल तोड़ा था, या कल हमने मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाई थी, अगर ये आप अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकते, या आपकी दोस्ती किस तरह के लोगों के साथ है, या आपके कोई ऐब हैं, कोई एडिक्शन है, अगर नहीं बता सकते, तो वहाँ आपको समझ जाना है कि आप पूरी तरह गलत हैं। और पूरी दुनिया आपको कहे कि आप गलत हैं और आपके पेरेंट्स कहते नहीं आप सही हैं, तो आप सही हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में आपके भविष्य के जिम्मेदार आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं है, या तो आपके टीचर हैं या आपके पेरेंट्स हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी असेसमेंट करना हो किसी काम में। जीवन में आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, आज हो सकता है आप लोग 18, 20, 22, 25 के हों, कभी 50, 60 के भी हो जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्या ये मैं बात अपनी पेरेंट्स को बता सकता था या शेयर कर सकता था या कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो आप सही हैं, नहीं कर सकते तो आप गलत हैं। आप अप्लाई करके देखेंगे। मेरी जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ,
वो आप समझ जाएंगे। एक चीज़ और मैं कहूँगा, स्टूडेंट से मैं हमेशा कहता हूँ, क्लासेस पे कहता हूँ कि कभी भी अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए आदमी को। आप किस परिवार से आए हैं, किन परिस्थितियों में आप पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता किन परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहे हैं, इसका भी थोड़ा विचार करना चाहिए। वो ये 4 चीज़ें, सबसे पहले श्रद्धा, फिर समर्पण, फिर संस्कृत, फिर संहिता, ये क्रम है। श्रद्धा क्यों? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवद गीता में लिखा हुआ है। पहले आपकी श्रद्धा होगी, आपके शास्त्र पे तभी आएगा। किताबें आप घर में रख लीजिए, आपको ज्ञान नहीं होगा, उसमें से श्लोक निकल को आपको समझ में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा उस पर। आचार्य ने कहा, आचार्य चरक में चरक सूत्र 9वें अध्याय के 20वें सूत्र में कहा कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोध है। 9वें अध्याय का 20वां सूत्र है, आप लोग देखेंगे। चूँकि चरक संहिता मेरा आराध्य ग्रंथ है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है चरक और संस्कृत, तो बड़ा प्रभावित हुआ मैं इस सूत्र से कि शस्त्र, शास्त्र और सलिल। शस्त्र मतलब विपंस, शास्त्र मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, और जल, ये पात्रापेक्षणी किसके लिए? गुण दोष प्रवृत्तये। आचार्य चक्रपाणी ने लिखा कि गुणवत पात्र होगा तो गुण उत्पन्न करेगा, दोष वाला पात्र होगा तो दोष उत्पन्न करेगा। मतलब ये मेरिट और डिमेरिट के लिए पात्र की अपेक्षा करते हैं, रिसीवर की अपेक्षा करते हैं। इसको लेने वाला कैसा है ये देखना है। इसीलिए जब कभी बात आती तो मैं कहता हूँ कि चरक विमान 8 पढ़े हम सबसे पहले, तो हमें पता चलेगा कि हम आयुर्वेद अध्ययन के अधिकारी हैं भी कि नहीं हैं। पढ़ाने वाले आयुर्वेद के अध्ययन के अध्यापन के अधिकारी हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ जब आप चरक विमान 8 का अवलोकन करेंगे तो वहाँ सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा बताई, फिर आचार्य की परीक्षा बताई, फिर शिष्य परीक्षा बताई, फिर अध्ययन विधि बताई, अध्यापन विधि बताई। बड़ा वैज्ञानिक वर्णन है। ठीक है, आज की सरकारी व्यवस्था है जिसमें कोई भी पढ़ सकता है, उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो ये सवाल रह ही जाता है कि वास्तव में क्या जितने लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, जितने लोग आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, वो उसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से योग्य हैं कि नहीं। सर्टिफिकेट अलग चीज़ है, डिग्री अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए जो एक भाव होना चाहिए क्या वैसा ही है? तो ये पात्र की अपेक्षा करते हैं। तो अगर हमें ज्ञान लेना है, क्योंकि अगर गुणवत पात्र होगा तो गुण होगा, जैसा चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने कहा, और दोषवत होगा तो दोष उत्पन्न करेगा। सब कुछ लेने वाले पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा रोग भिषक जिति विमान अध्याय जो 8वां है, वहाँ पे लिखेंगे तो जो हमने बताया शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, शिष्य परीक्षा, अध्ययन विधि, अध्यापन विधि, उसका अवलोकन करेंगे। फिर शास्त्र में जो पढ़ने के जो तरीके बताए गए हैं कि कैसे ज्ञान मिलेगा, तो अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा चेत उपाया, ऐसा आचार्य ने कहा। चरक विमान 8 में ही कहा है कि अध्ययन करें पहले, फिर अध्यापन करें और फिर डिस्कशन करें। तब वहाँ पर इसलिए उन्होंने वाद मार्ग बताया, 44 वाद मार्ग बताया कि कैसे आपको एक दूसरे से डिस्कस करना है। और फिर वही सूत्र कि आप इस भाव से पढ़ें, इस भाव से डिस्कशन करें, जो चरक विमान 8 का 14वां सूत्र है कि कृष्णो ही लोगो बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए संपूर्ण संसार गुरु है और जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए शत्रु है। तो इसलिए आपको कहीं से भी ज्ञान मिले, कभी ये ना देखें उम्र में छोटा है, पद में छोटा है, कम पढ़ा लिखा है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप क्वालिफाइड हैं। दूसरा अगर है वो कुछ बता रहा है तो सुनिए, अगर आपको लगता है अध्याय है 28वां, उसका 27वां श्लोक है कि सतत अध्ययनम वादा परतंत्रावलोकनम तद्विद आचार्य सेवा च बुद्धि मेधा करो गण। रेगुलर स्टडी करें, सतत अध्ययनम, वाद विवाद नहीं लिखा आचार्य। आप डिस्कशन करें, फ्रेंडली डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें। परतंत्रावलोकनम, दूसरी रेफरेंस बुक से देखें। तद्विद आचार्य सेवा, उस विषय के जो ज्ञाता हैं, उस विद्या के जो ज्ञाता आचार्य हैं, उनकी बात माने, उनकी सलाह माने, उनकी सजेशन माने, एडवाइस माने। तो इससे आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी, आप ज्ञानी होंगे, आपके जीवन में आप मार्ग प्रशस्त होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। फिर मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज जितना मेरे पास समय है मैं प्रयास करूंगा उसमें बताने के लिए कि आपको कभी आपके जीवन का के हर सवाल का जवाब आपको चरक संहिता या बाकी संहिताओं में मिलेगा।
तो कभी आपसे सवाल किया जाए कि मैं भी 16-17 साल से इस फील्ड में हूँ, तो हमेशा हमारे मन में भी सवाल आया है, लोग भी पूछते रहे बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेके कि आपके आयुर्वेद में स्वाइन फ्लू का इलाज है, HIV का इलाज है, कैंसर का इलाज है। कुछ टर्मिनोलॉजी बदल जाती है और हम वहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि अरे हमारे शास्त्र में तो कुछ बताया नहीं, वही पुरानी बातें हैं, पता नहीं क्या है, हम ऐसा समझते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप चरक सूत्र 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 44-46 देखें। वहाँ पर आचार्य ने लिखा है कि जब कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि आप किसी रोग का नाम न बता पाएँ तो वहाँ आपको लज्जा नहीं करनी है, क्योंकि सभी रोगों का नामकरण संभव नहीं। अगर रोग लिमिटेड होते तो रोज 6 महीने 3 महीने में नया वायरस, ये बीमारी क्यों आती। अभी चाइना में भी एक बीमारी आई है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, क्यों आ रहा है नया। तो अगर होती तो पहले से कर लिया जाते। आचार्य कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं, वो हमेशा संकेत रूप में बताया उन्होंने, सूत्र रूप में आपको समझना है। तो जिस सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ 18वें का 44 नंबर है कि विकारा नाम अकुशलो न जरियात कदाचन। अगर आप रोगों का नामकरण न कर पाएँ तो आपको लज्जा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अवस्थित ध्रुवा स्थिति, सभी रोगों का नामकरण कर पाना संभव नहीं है। तो आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है नामकरण तो नहीं कर पा रहे हैं,